लैंडमार्क जजमेंट्स का एक क्विक रिवीजन मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अगर आप यही सोच रहे थे दैट दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप देखेंगे कैसे विद इन सेकंड्स हम इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है। आते हैं सबसे पहले जजमेंट पे, दैट इज केशवचंद्र भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और हमें बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जहां हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और अगर अब हमने इस फाउंडेशन को छेड़ा तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर, जो पूरी हमारे नेशन जिस तरीके से वर्क कर रहा है, वो उसके ऊपर इंपैक्ट लेकर आ सकता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ऑन नंबर 2 कम्स श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां हमने देखा कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया और कहा कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो किसी भी लॉ में एग्जिस्ट करेगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट सहन नहीं करने वाली है और वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगी ही करेगी। सो इन दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, जो हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा हमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं चाहिए जो हमारे सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। ऑन नंबर 3 कम्स नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने बहुत बार डिबेट की थी, डिस्कशन की थी ऑन सोशल मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे समाज के जो 4 लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके क्या बिलीफ सिस्टम है, उनके क्या थॉट्स हैं, वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हमें बताते हैं। So after a lot of debate in the case of Navtej Singh Johar versus Union of India, Supreme Court ने हमें बताया कि constitutional morality हमेशा prevail करेगी and that is the reason why section 377 of IPC, जो criminalize करता था consensual same sex relationship को, उसको जो है कोर्ट ने read down किया और कहा कि 2 लोग जो आपस में साथ में रहना चाहते हैं एक consensual relationship में, उनकी privacy को infringe करना हमारा काम नहीं है क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन कम्स द नेक्स्ट जजमेंट, दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आज तक हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि क्या डेथ पेनल्टी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसका जवाब हमें मिला था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जहां ये क्वेश्चन अराइज किया गया था कि क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लियरली बताया कि death penalty is constitutional in nature but it can only be given in rarest of the rare case। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि rarest of the rare case doctrine कौन से जजमेंट में एस्टैब्लिश की गई थी, तो वो थी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपको ये याद रखना है। देन कम्स विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मजा अगर आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे और अच्छा सा एक कॉमेंट भी जरूर से लीव करेंगे और अगर ऐसे ही सेशंस आपको और चाहिए देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे। यहाँ आते आते हमें ये तो पता था कि विमेन बाहर जा रही हैं, विमेन बाहर काम करने के लिए जा रही हैं, लेकिन क्या हम एक विमेन को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पा रहे थे? दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि अगर एक विमेन बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो क्या कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए जो उसे एक सेफ वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, लीगल वैक्यूम था। इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था द विशाखा गाइडलाइंस, जिसके आने के 16 इयर्स बाद आता है पॉश एक्ट। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि पॉश एक्ट की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो कहां से हमें देखने को मिलती है, या फिर पॉश एक्ट के आने से पहले क्या था जिससे कि जो विमेन है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था एट वर्क प्लेस, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज द विशाखा गाइडलाइंस। देन कम्स द नेक्स्ट जजमेंट, दैट इज अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस साल हमने यूथनेशिया के बारे में बहुत बार डिस्कशन किया है। हरीश राणा बिकेम द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्हें यूथनेशिया दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? विद द केस ऑफ अरुणा शानबाग। ये वो केस था जहां फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि यूथनेशिया आखिर होता क्या है और इंडिया में कौन से टाइप ऑफ यूथनेशिया इज अलाउड। सो यूथनेशिया को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज एक्टिव यूथनेशिया, वन इज पैसिव यूथनेशिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि एक्टिव यूथनेशिया यानी कि किसी पर्सन को कोई ड्रग दे देना या इंजेक्शन दे देना जिससे कि वो पर्सन की डेथ हो जाती है, दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया बिकॉज वो हो जाएगा मर्डर।
बट इंडिया में क्या अलाउड है? पैसिव यूथनेशिया, यानी कि वो पर्सन जो ऑलरेडी टर्मिनली इल है, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अगर हम रिमूव कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी नेचुरली डेथ हो रही है, दैट इज अलाउड, बट ओनली ऑन दोज केसेस, ओनली इन दोज केसेस जहां पर मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स का ये क्लियरली कहना है कि दिस पर्सन हैज नो लाइफ लेफ्ट इन हिम, ठीक है, या फिर विद इन हिम। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। फिर हम आते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे आपने पढ़ा होगा द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के बारे में, जहां एस्टैब्लिश किया गया था द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन इंडिया में हमने कहा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से कोई काम नहीं चलेगा, हमें और स्ट्रिक्टर लॉस चाहिए, एंड तभी आता है द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जहां से एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कोर्ट ने हमें कहा कि कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्राइज अगर एंगेज करता है किसी भी हैजार्डस एक्टिविटी में तो वो एब्सोल्यूटली लाइबल होगा, यानी कि 100% लाइबल होगा कोई भी। लेकिन किंतु परंतु जो हमें देखने को मिलता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, वो हमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देखने को नहीं मिलेगी। 100% लाइबिलिटी आपकी बनेगी, आप गलत हो, आपका इंटेंशन था या नहीं था, डजंट मैटर एट ऑल। देन कम्स द नेक्स्ट जजमेंट, दैट इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा कि ट्रिपल तलाक जैसी एक प्रैक्टिस थी, जहां पर अगर एक मुस्लिम पर्सन है वो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल रहे हैं तो फिर तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरीके के पावर्स किसी पर्सन को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये विमेन की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए कि उसके बाद विमेन क्या करेगी, कहां जाएगी, वी कैन नॉट लीव अ पर्सन इन डेस्टिट्यूशन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। आप राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन के नाम पे इस तरीके के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज व्हेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। शाहबानो शायरा बानो में हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कंफ्यूज नहीं होना है। शायरा बानो इज रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक एंड शाहबानो इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस। देन कम्स द 9th जजमेंट, दैट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज तक हमने बहुत बार देखा है हाउ विमेन हैज बीन ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी, कि विमेन को अगर उसका हस्बैंड कंसेंट दे रहा है कि यू कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ थर्ड पार्टी, देन इट इज अलाउड। व्हाट अबाउट द पर्सनल लिबर्टी, द बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ अ विमेन, एंड हाउ कैन वी इवन से दैट कि अ विमेन हैज नो से ऑन दिस? सो ये जो ऑफेंस था एडल्ट्री का, इट वाज अ क्राइम अंडर द इंडियन पीनल कोड, बट टुडे इट इज जस्ट, याद रखना है कि एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम अंडर बीएनएस, लेकिन इट इज स्टिल अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि एडल्ट्री को हमने एज अ ऑफेंस हटा दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था अंडर द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज वो एक औरत को सिर्फ और सिर्फ एक शैटल की तरह देखता है, एक प्रॉपर्टी की तरह देखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। And now let's come to the last one, that is independent thought versus Union of India. आज तक हमने बहुत बार बात की है about the provisions related to rape. बट इससे पहले क्या था, इस केस के आने से पहले क्या होता था कि बिलो 18 अगर कोई विमेन है और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है विदाउट हर कंसेंट, देन इट इज रेप। लेकिन अगर बिलो 18 यानी कि 15 से लेके 18 के बीच में एक विमेन है, एक गर्ल है जो कि मैरिड है, तो एनी सेक्सुअल एक्ट बाय द हस्बैंड डज नॉट अमाउंट टू रेप। इसका मतलब ये कि हम विमेन में भी 2 क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, शादीशुदा एंड अनमैरिड। इफ यू आर अनमैरिड, बिलो 18 हो, अनकंसेंशुअल है, नॉन कंसेंशुअल है, तो वो रेप होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी की वाइफ हो बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 years, तो सेक्सुअल एक्ट बाय योर हस्बैंड इज नॉट रेप। एंड इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि ये गलत है, अ रेप इज अ रेप। सो बिलो 18 जितनी भी विमेन है, जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, चाहे कंसेंट हो या ना हो, इट इज अ रेप। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल ऑफ दीज जजमेंट। समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर से बताएंगे। अगर आपको ऐसी ही एकदम रैपिड रिवीजन वाले लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज और चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।